हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? कल हमने क्या स्टार्ट किया था? जेएलपी का टॉपिक। एक बार मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ स्टार्टिंग से। दो मेथड थे ना। फर्स्ट मेथड क्या था? जब हम प्रीमियम को क्या मानते हैं? एक्सपेंस। तो ये क्वेश्चन था हमारा, या नया ही बना लेते हैं एक रुको। दो मेथड के बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट मेथड क्या था? प्रीमियम को हम क्या मानते हैं? एक्सपेंस। एनुअल प्रीमियम कितना है बच्चों? 10,000 पर एनम। सरेंडर वैल्यू पहले साल के एंड में 500, दूसरे साल के एंड में 1200, तीसरे साल के एंड में 2000। और पॉलिसी अमाउंट मान लो बच्चों कितने की है? 1 लाख। और रेशो है 5, 3 एंड 2, 5:3:2। बताओ फर्स्ट मेथड क्या होता है? जब हम प्रीमियम को क्या मानते हैं? एक्सपेंस। जितना भी प्रीमियम दिया वो सब क्या है? एक्सपेंस। बेटे फोन बंद। फर्स्ट मेथड क्या है? प्रीमियम को क्या मानते हैं हम? एक्सपेंस। तो क्या एंट्री करते हैं? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए का प्रीमियम है हमारा? 10,000। और फिर हम क्या करते हैं? पी एंड एल टू जेएलपी प्रीमियम। सिंपल सा, जैसे सैलरी पे करी वैसे ही क्या है? खत्म। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक क्या एंट्री चलती रहेगी फर्स्ट मेथड में? सर इन सरेंडर वैल्यू का क्या होगा? सरेंडर वैल्यूज का कोई लेन देन नहीं है किसमें? फर्स्ट मेथड में, नॉर्मल ईयर्स में। अब जब कोई मर जाएगा तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? पॉलिसी अमाउंट मिलेगी कितने की? 1 लाख की। तो पॉलिसी अमाउंट जब 1 लाख की मिलेगी तो क्या एंट्री होगी बताओ? बैंक टू जेएलपी। ये जेएलपी का मतलब किससे है? प्रॉफिट से है। और फिर जेएलपी टू सी में रहे तो खाली सी को देंगे, दैट्स इट। नलायक, किसको देंगे? सबका। क्यों? जब प्रीमियम जा रहा था तो एक्सपेंस किसका कम, प्रॉफिट किसका कम हो रहा था? सबका। तो अब ये सबका जाएगा ए बी सी। कितना? 1 लाख। और रेशो क्या है? 5, 3 एंड 2। श्योर बच्चों? अब अगर यही क्या होता, रिटायरमेंट होता, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या देती? सरेंडर वैल्यू। रिटायरमेंट होता तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देती? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? कैंसिल। आज के बाद इंश्योरेंस कंपनी को हमें कोई प्रीमियम नहीं भरना, और इंश्योरेंस कंपनी हमें डेथ पर कुछ नहीं देगी। तब हमें कितने रुपए मिलते? 2000। तो यहां पर कितना आएगा? 2000। और 2000 किस रेशो में जाएगा? 5, 3 और 2। कितना होगा? यही आता है क्या? पक्का? तो फर्स्ट मेथड सिंपल सा है, जब आप प्रीमियम भर रहे हो उस समय उसको क्या मान लो? एक्सपेंस। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, जैसे सैलरी पे करते हैं वैसे क्या है? जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। और इंश्योरेंस प्रीमियम को ये रेंट पे कहाँ डाल दो? पी एंड एल में। और जब डेथ हो जाएगी तब क्या आएगा? 1 लाख रुपीज आएगा। तो बैंक टू प्रॉफिट, प्रॉफिट टू एबीसी। और रिटायरमेंट होगी तो क्या होगा? सरेंडर वैल्यू, बैंक टू प्रॉफिट, प्रॉफिट टू एबीसी। फिर हमने सेकंड मेथड में क्या किया था? हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं सेकंड मेथड में? एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? जेएलपी अकाउंट। हमने फर्स्ट ईयर में कितना प्रीमियम भरा इंश्योरेंस कंपनी को? 10,000। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कोई मरो या ना मरो तो भी कितने रुपए में देने के लिए तैयार हूं? 500। सरेंडर वैल्यू, एक साल के एंड में सरेंडर वैल्यू कितनी है? 500। इसका मतलब क्या था? मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कितने दिए थे? 10,000। और इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए तैयार है मुझे? 500 रुपए। तो कितना रह जाएगा? 10,000 में का डेटर बनाया मैंने इंश्योरेंस कंपनी को। ये क्या है? असेट, एक तरह से डेटर। 10,000 का। और मुझे मिल कितने जाएंगे? 500। तो मेरा लॉस कितने का है? 9500। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ओपनिंग कितना लेना है पहले से ही, और फिर से कितना दे दिया? 10,000। तो मेरा डेटर कितने का हो गया? 10,500 का। बट अब कितना देने के लिए तैयार है इंश्योरेंस कंपनी? 1200। तो बाकी क्या आ जाएगा? लॉस। कितने का? बोल बच्चों है। 9300। नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग सरेंडर वैल्यू कितने की है?
तो 1200 पहले से ही मांगता हूं, फिर कितने और दे दिए 10,000। पी एंड एल कितने का आएगा बताओ, क्लोजिंग सरेंडर वैल्यू कितनी है 2000, तो 2000 मिल जाएंगे तो कितना आ जाएगा लॉस 9200। ये किससे आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर से। अब आगे क्या होगी, डेथ, तो कितने रुपए मिलेंगे 1 लाख। डेथ होगी तो कितने रुपए मिलेंगे 1 लाख, और 2000 के अगेंस्ट 1 लाख मिल गए तो फॉर्म को कितने का फायदा हो गया 98 को। ये छोड़ो, ये किस में बढ़ता रहेगा 532 में। इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, याद है, बोलो। अब आज आगे इस डिस्कशन को क्या करना है, एडवांस करना है, फर्दर करना है। ठीक है, इसी एग्जांपल को आगे इसमें लिखा हुआ है तो एक बार वापस कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट और लगेंगे, कोई बात नहीं। जेएलपी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। एनुअल प्रीमियम कितने का है 10,000। पॉलिसी अमाउंट कितने की थी 1 लाख। सरेंडर वैल्यू कितनी है 500, 1200 और 2100। फर्स्ट मेथड क्या है, व्हेन प्रीमियम इज चार्ज टू रेवेन्यू। इसकी जगह और क्या लिखा हो सकता है, व्हेन नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब कोई जेएलपी अकाउंट नहीं बनाते तो क्या होगा, प्रीमियम पे करो और किस में डालते रहो, पी एंड एल में। बोल बच्चा है, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, और ये रेंट पर इसको एक्सपेंस डालते रहो। तो गया तो एक्सपेंस, अब आएगा तो क्या इनकम। प्रीमियम भरते रहो, एक्सपेंस मानते रहो, प्रीमियम भरते रहो, एक्सपेंस मानते रहो। इसका कोई मतलब नहीं है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सरेंडर वैल्यू का। फर्स्ट ईयर वाला कहता है जितना लग गया वो सब क्या है एक्सपेंस, कैश बेसिस पे चलता है कि जो दे दिया वो क्या है एक्सपेंस। अब डेथ होगी तो कितने रुपए मिलेंगे फर्स्ट मेथड में 1 लाख। तो बैंक टू जेएलपी 1 लाख, और पूरा का पूरा पहले जो गया सब लॉस, जो आ गया सारा प्रॉफिट। बैंक टू प्रॉफिट, प्रॉफिट टू कैपिटल, कितना 1 लाख। जेएलपी यहाँ किस सेंस में है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का अकाउंट है एक तरह से। और रिटायरमेंट होगी तो कितना मिलेगा लास्ट वाली सरेंडर वैल्यू, तो लास्ट में कितना है 2100। अब आगे करते हैं, ठीक है। या पहले एक बार इतना सा सेकंड और कर लेते हैं, यही किससे करना हो सेकंड से, तो क्या होगा 10,000 1 लाख। फर्स्ट ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू कितनी है 500। तो प्रीमियम दिया मैंने इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 और वो कह रहा है 500, तो कम मर्जी ले लेना। तो ये किस सेंस में है जेएलपी, प्रॉफिट के सेंस में नहीं है। यहाँ क्या है ये डेटर, कि 10,000 मैंने किसी को दिया और वो कितना देने के लिए वापस कर रहा है 500, तो मुझे कितने का लॉस हो गया 95। एक साल के एंड में सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी कहती है कोई मरो ना मरो, कितने रुपए कभी भी ले लेना 500। तो मैं अगर 10,000 दूं और 500 देने के लिए तैयार है तो लॉस कितना है 95। सेकेंड ईयर में 500 पहले से ओपनिंग बैलेंस आ गया, 10,000 और दे दिए, तो मेरा डेटर होना चाहिए 10,500। इंश्योरेंस कंपनी कहती है दूंगी कितना सिर्फ 1200, तो कितने का लॉस हो गया 93। थर्ड ईयर में 1200 ऑलरेडी लेने थे, कितने और दे दिए 10,000, और लॉस कितने का आ गया 91 का, क्योंकि क्लोजिंग सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 21। अब रिटायरमेंट होगी तो 2100 के कितने मिल जाएंगे 2100, और डेथ होगी तो क्या होगा 2100 के कितने मिलेंगे 1 लाख। तो इस केस में कैपिटल में जाएगा कितना 97,900। फिर हमने देखा था कि सेकंड मेथड में तो कैपिटल में कम गया है प्रॉफिट, डेथ के केस में फर्स्ट मेथड में कितना गया कैपिटल में 1 लाख पूरा गया था। डेथ के केस में फर्स्ट मेथड में कैपिटल में कितना गया था 1 लाख, और सेकंड मेथड में कितना जा रहा है 97,900 ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या सेकंड मेथड लॉस मेकिंग है क्या, कि कम कैपिटल में जा रहा है, नहीं। दोनों को एक साथ कंपेयर करो। फर्स्ट मेथड में शुरू में लॉस कितने चार्ज हुए थे, हर साल 10,000 10,000 10,000 के लॉस चार्ज हुए थे। तो 3 साल में कितने का कैपिटल में लॉस, मतलब कितने रुपए का फॉर्म ने लॉस बियर किया 30,000। तो कैपिटल में लॉस होने की वजह से प्रॉफिट कम हुए, और प्रॉफिट कम हुए तो कैपिटल में से कम ही हुआ ना। लॉस होने का मतलब क्या है, कैपिटल में से कम, मतलब कम जाना। तो कैपिटल कितने रुपए कम होगी 30,000। जैसे 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 पीएनएल में और कोई एक्सपेंस ना हो, सिर्फ जेएलपी का ही एक्सपेंस हो, तो पीएनएल में कितना जा रहा था फर्स्ट मेथड में 10 10 10, तो ये एबीसी में लॉस ही तो जा रहा था। तो 30,000 रुपए की कैपिटल क्या हुई डेबिट हुई पहले, बोलो बच्चों, और वापस क्रेडिट कितने की हुई 1 लाख की। फर्स्ट मेथड में 30,000 डेबिट गया, लॉस बना, और वापस क्रेडिट कितना हुआ 1 लाख। अब सेकंड मेथड में पहले से ही क्या है लॉस ही कम गया हुआ है,
इन 3 सालों में 30,000 गया ही नहीं हुआ। कितना P&L में गया हुआ है? इन तीनों का टोटल कितना होता है? 27,900। तो P&L में डेबिट कितना हुआ है, लॉस कितना गया है? 27,900 का कैपिटल कम हुआ है लॉस के, तो वापस क्रेडिट भी कितना हो रहा है? 97,900। तो इसमें भी नेट कितना जा रहा है? 70 ही क्रेडिट जा रहा है ना। 27,900 डेबिट में गया, पहले लॉस चार्ज हुआ, और वापस क्रेडिट कितना हुआ? 97,900। तो लॉस कितना जा रहा है? नेट प्रॉफिट कितना जा रहा है? 70,000। इतना लॉस और इतना प्रॉफिट। बोलो, समझ रहे हो या नहीं इस बात को? और फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा है? पहले लॉस कितना जा रहा है? देखो सेकंड में ऐसे हो रहा है 27,900 और 97,900, ये लॉस ये प्रॉफिट। फर्स्ट में क्या हो रहा है? लॉस कितना गया हुआ है? 30, और वापस क्रेडिट भी कितना आ रहा है? 1 लाख। तो दोनों में ही 70,000 का नेट प्रॉफिट जा रहा है। समझ रहे हो क्या? अरे सही से बताओ प्लीज, पक्का? तो फर्स्ट मेथड में जितना दिया वो सारा लॉस, और जितना वापस आ गया वो सारा प्रॉफिट। अब सेकंड मेथड में दिया तो था कितना? 30,000, बट लॉस कितना माना था? 27,900 ही। तो पहले से ही 2100 क्या है, उनकी कैपिटल में इनडायरेक्टली क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से? कम लॉस चार्ज होने की वजह से। 3 सालों में प्रीमियम भरा हुआ था 30,000, बट P&L में चार्ज कितना किया? 27,900। तो 2100 रुपए का फायदा उनकी कैपिटल में इनडायरेक्टली पहले से बुक हो रखा है। तो 2100 रुपए का, अब अगर 2100 के 2100 ही मिले तो कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा, और 2100 से ऊपर मिलेंगे तो कैपिटल में जाएगा। पक्का? अब मैं आपके सामने दो बैलेंस शीट बनाऊंगा, आप मुझे बताना कि कौन सा मेथड फॉलो किया हुआ है। ये बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट है, इसमें JLP अकाउंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट मेथड में कभी भी JLP अकाउंट बचता ही नहीं है, क्योंकि जितना प्रीमियम चार्ज किया वो सारा किस में डाल दिया? P&L में। और नीचे लिखा हो सरेंडर वैल्यू इतनी है या पॉलिसी अमाउंट इतनी है। तो इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट मेथड है। इन केस JLP इज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट मेथड। और इस अगर क्या है, बैलेंस शीट में आ रही है, इसका मतलब क्या है? सेकंड मेथड। अब देखो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएगा तब तो क्या होगा, ये बना ही दोगे आप। JLP अकाउंट जैसे इलिस्ट्रेशन कौन से थे हमारे? 7th और 8th था ना। ये 7th और 8th क्या है? सिर्फ और सिर्फ किसके एडजस्टमेंट है इसमें? JLP में। अभी आगे के क्वेश्चन क्या आएंगे? रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स और वो सब भी होगा, गुडविल प्लस क्या होगा? JLP का एडजस्टमेंट होगा। तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएगा, तो ये हमने कल कर लिए थे, एक बार वापस कर लो। रेड व्हाइट ब्लैक किस रेशो में बांट रहे हैं? 5:3:2 में। JLP ले रखी है कितने की? 50,000 के, और प्रीमियम कितना है? 3,000। और सरेंडर वैल्यू पहले साल के एंड में नील, दूसरे साल के एंड में 900, तीसरे साल के एंड में 2,000, तीसरे साल के चौथे साल के एंड में 36। पहला मेथड है ये, कैसे पता लग रहा है? नो JLP अकाउंट इज मेंटेन्ड। JLP अकाउंट नहीं है तो मतलब कौन सा है? फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? फर्स्ट। तो JLP अकाउंट नहीं है तो फर्स्ट मेथड। पक्का? क्या करना है? प्रीमियम भरो, टू बैंक, P&L में चार्ज करो। डेट कौन सी डालोगे? यहां पर तो कौन सी डालोगे? जब जब प्रीमियम भर रहे हैं। और यहां कौन सी डालोगे? बोलो, ईयर एंड वाली। P&L में चार्ज कर दिया, ईयर एंड वाली डेट डाल के। अब जब डेथ होगी तो क्या लिखोगे? 3600 या 50,000। डेथ होगी तो 50,000, और रिटायरमेंट है तो 36, और ये तीनों पूरे पूरे किस में चले जाएंगे? कैपिटल में। तो फर्स्ट मेथड में डेथ और रिटायरमेंट वाले साल में। अब आगे क्वेश्चन सिर्फ किसका आएगा? डेथ और रिटायरमेंट वाला ईयर। ये तो कब से है? शुरू से लेके लास्ट तक का है ना। आगे क्वेश्चन में कहेगा पुराना हो गया, बस तुम सिर्फ कौन सा ट्रीटमेंट बताओ, डेथ और रिटायरमेंट। अगर फर्स्ट मेथड है तो डेथ पर क्या करोगे? JLP अकाउंट बनाओगे, इधर क्या लिखोगे? बाय कैश। कौन सी अमाउंट? पॉलिसी अमाउंट। और डेथ है तो, रिटायरमेंट है तो कौन सी अमाउंट?
सरेंडर वैल्यू, और वो पूरा पूरा किस में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर्स। दो एंट्री करनी है, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू एबीसी, किस अमाउंट से, सरेंडर वैल्यू से और पॉलिसी अमाउंट से। डेथ है तो पॉलिसी अमाउंट और रिटायरमेंट है तो सरेंडर। अब सेकंड में क्या करना होगा, यहां तक का तो कर लिया था ना, 3000 है पहले साल के एंड में, सरेंडर वैल्यू नील है, फिर 3000 है, सरेंडर वैल्यू 900 है, तो कितना चार्ज करेंगे, 21। तो सेकंड में हम कहां तक पहुंच जाएंगे, लास्ट सरेंडर वैल्यू तक पहुंच जाएंगे ऐसे करते करते। तो रिटायरमेंट या डेथ वाले साल में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखना होगा। सेकंड मेथड में सबसे पहले क्या लिखना होगा, टू बैलेंस शीट, जो किसमें आ रहा है ऑलरेडी, बैलेंस शीट में। और इधर क्या लिखोगे, बाय बैंक, कितना, रिटायरमेंट है तो सरेंडर वैल्यू और डेथ है तो पॉलिसी अमाउंट। और इसमें एक्सेस वाला ही किसमें जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि 36 का इनडायरेक्टली उसमें किसमें चला गया, कैपिटल में। कैसे चला गया, क्योंकि पास्ट में लॉस क्या किए हुए, कम चार्ज किए गए। तो अभी तक तो ये दोनों क्वेश्चन किसके थे, सिर्फ जेएलपी के थे। अब क्या आएगा, पूरे बड़े क्वेश्चन के अंदर किसका एडजस्टमेंट आएगा, जेएलपी में। तो उसमें आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, रिकॉग्नाइज मेथड, कि कौन सा मेथड फॉलो किया हुआ है ऑलरेडी। वो कैसे पता लगेगा बड़े क्वेश्चन में, शाबाश, बैलेंस शीट दे रही है खाली सुनी, सुनी का मतलब जेएलपी नहीं है या कुछ भी नहीं है, जेएलपी नहीं है, तो बैलेंस शीट में जेएलपी है नहीं। और सेकंड मेथड में क्या है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपको, जेएलपी, और ये किससे होगा पक्का, सरेंडर वैल्यू से आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे कौन सा पता लगेगा, ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट। कैसे पता लगा, क्योंकि सारा प्रीमियम आपने किस में चार्ज कर दिया, पी एंड एल में, और क्या है, जेएलपी है नहीं। इससे क्या पता लगेगा, सेकंड मेथड है। अब क्वेश्चन किसका होगा, स्टेप टू क्या चेक करना होगा तुम्हें, रिटायरमेंट है या डेथ। स्टेप वन क्या होगा, अपने मन में क्या चेक करना, मेथड। स्टेप टू में क्या चेक करना, रिटायरमेंट है या डेथ है। वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगेगा, ए डाइड या ए रिटायर्ड। तो स्टेप टू तो ऐसे लेडीज ही है, ठीक है। स्टेप थ्री क्या होगा, वर्किंग नोट बनाएंगे। मेथड वन में क्या करेंगे, दोनों में ही क्या बनाएंगे, जेएलपी अकाउंट वर्किंग नोट में। दोनों में ही जेएलपी अकाउंट बनाएंगे, बट फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं लिखेंगे और सेकंड मेथड में क्या लिखेंगे, 2100। सेकंड मेथड में क्या लिखेंगे, 2100। अब रिटायरमेंट है तो इधर क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, और डेथ है तो मान लो पॉलिसी अमाउंट, वो मान लो कितने की है, 50,000। और ए बी और सी में कितना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2100 या 50,000, ठीक है। जेएलपी अकाउंट में कोई बैलेंस आ नहीं रहा, जितना मिला सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो कैपिटल अकाउंट के बाय में क्या आ जाएगा, 2100 या 50,000। 2100 कब आएगा, जब क्या है, रिटायरमेंट। और ये कब आएगा, डेथ। लिखा होगा ये 50,000 अपने आप से नहीं आएगा, क्वेश्चन देगा पॉलिसी अमाउंट। तो क्या करना है, फर्स्ट मेथड है तो करना क्या आपको बताओ, जेएलपी अकाउंट में कुछ लिखना है शुरू में या नहीं लिखना, नहीं लिखना। और फिर इधर क्या लिखना है, बाय कैश, कितना, या तो 2100 और या 50,000। 2100 कब, जब रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का मतलब सरेंडर वैल्यू। और डेथ है तो क्या, और इतना का इतना ही किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। पूरा पूरा इतना का इतना ही, क्योंकि पहले सारा लॉस माना हुआ है तो अब सारा क्या है, प्रॉफिट। यहाँ पहले 2100 तक का लॉस भी क्या माना हुआ है, कम। तो अब बताओ, अगर रिटायरमेंट है तो क्या होगा, कितना मिलेगा। तो ए बी सी में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और डेथ है तो कितना आ रहा है, 2100।
और कैश कितने का आएगा 50,000। तो ए बी सी में कितना जाएगा बैलेंस 50,000 माइनस 21। तो आपको बस क्या बनाना है, हर बार क्या बनाना है जेएलपी। इसको भी मैं अलग बना देता हूं ताकि ये कंपेयर हो जाए। बताओ बच्चों, अब बड़े क्वेश्चन का पार्ट आएगा तो कैसे करोगे। स्टेप वन मेथड, कैसे पता लगेगा। बैलेंस शीट में अगर जेएलपी है तो कौन सा है सेकंड, और नहीं है तो फिर क्या चेक करोगे रिटायरमेंट या डेथ। फर्स्ट मेथड में कितना कैपिटल में जाएगा जितना आएगा, रिटायरमेंट पर सरेंडर वैल्यू, डेथ पर कौन सा जाएगा भाई पॉलिसी अमाउंट, और सेकंड मेथड है तो कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि 21 टू में आ रहा है, और बाय कैश कितना आएगा 21, कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा। और डेथ है तो क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा 50,000 माइनस पुराने वाली सरेंडर वैल्यू। श्योर। अब कई बार हो सकता है कि इस क्वेश्चन में वो बोल दे रिटायरमेंट वाले पार्ट में, इधर वो बोल दे कि सरेंडर वैल्यू अब कितनी की हो गई है 2500। ऐसा हो सकता है क्या कम या ज्यादा। यस, क्योंकि हमने लास्ट बैलेंस शीट में कितना लिखा है 2100, डेथ हुई है यहाँ, तो यहां तक सरेंडर वैल्यू में क्या हो गया चेंज हो गया कुछ। तो अगर वो चेंज हो गया तो वो चेंज वाला रिटायरमेंट पर भी कहां चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो आपका सिंपल सा है, आप क्या बनाओ जेएलपी अकाउंट। फर्स्ट मेथड में बुक में नहीं आ रहा तो इधर भी कुछ नहीं आएगा, टू बैलेंस बीडी कुछ नहीं आएगा। सेकंड मेथड में बुक में आ रहा है तो क्या लिख दो टू बैलेंस बीडी, और फिर क्या देखो मिलेगा क्या वो इधर लिख दो बाय कैश, और बैलेंस किस में डाल दो कैपिटल में, और कैश में इतना रुपए बढ़ जाएंगे। बैलेंस शीट बनाओगे तो जो कैश मिली है वो कैश में तो बढ़ेगी, कैपिटल में भले ही ना जाए लेकिन कैश में तो बढ़ेगा। पक्का। तो अब आप मेरे को बताओ, मेरे को कोई क्वेश्चन आ गया, मैं जेएलपी का एडजस्टमेंट आ गया उसमें, तो मैं सबसे पहले क्या बना दूंगा अपने वर्किंग नोट में जेएलपी अकाउंट। अब बताओ यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखूंगा या नहीं। फर्स्ट मेथड है तो नहीं, सेकंड मेथड है तो हाँ। कैसे पता लगेगा सेकंड मेथड, बैलेंस शीट में आ रहा है या नहीं, जितना बैलेंस शीट में आ रहा है वहां लिख दो, बस सिंपल सी बात है। फर्स्ट सेकंड को अलग अलग भी मत करो, सीधा ये देख लो जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो यहाँ लिख दो। फर्स्ट मेथड में नहीं आ रहा होगा तो नील ही आएगा, तो अब टू बैलेंस बीडी नील थोड़ी लिखोगे, कुछ मत लिखो। और सेकंड मेथड में सरेंडर वैल्यू आ रही होगी तो वो लिख दो। अब इधर क्या लिख दो जो मिला, और उसके बाद में एक इसमें डाल दो ए बी और सी में बैलेंस, मिलेगा क्या सरेंडर वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट। पक्का। लो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आप मुझे बताना कि कौन सा मेथड फॉलो किया हुआ है। अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले मैं सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा हूं सीमेंटेड कर रहा हूं, उसके बाद में देखूंगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 10.161 पर। ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स राम राहुल रोहित, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल है। कहीं जेएलपी दिख रही है क्या, खाली थोड़ी मिलेगी, जैसे मैंने ये कह रहा खाली होनी चाहिए थी बैलेंस, खाली नहीं होगी, क्या नहीं होगा जेएलपी नहीं होगी, बैलेंस शीट तो भरी होगी, नहीं भरी होगी। बैलेंस शीट तो क्या होगा दिया तो होगा वैल्यू, लेकिन किसका नहीं होगा जेएलपी का। लेकिन यहां क्या लिख रहा है, हाँ कर दिया मैंने हाईलाइट, स्क्रीन पे देखो 6th पॉइंट, जेएलपी ऑफ पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन्ड कितने का। तो इसका मतलब ये मेथड कौन सा है फर्स्ट, फर्स्ट है ना, बुक में आ नहीं रही लेकिन क्या है और सरेंडर हो गया, बस मेथड ट्रेस करना है, अभी क्या नहीं करना बोलो, आंसर मत बताओ बस मेथड बताओ, फर्स्ट स्टेप बताओ। ये डेथ वाली यूनिट निकाल ली, पेपर में तो यूनिट वाइज थोड़ी आएगा, दिया रिया किया, डेथ वाली यूनिट का इलिस्ट्रेशन 5 है। 2 मिनट रुक जाओ बस इसी में देख लो, बस मेथड ही तो बताना है। सेकंड मेथड पक्का श्योर, बोलो बच्चों। अब इनका क्या करेंगे ट्रीटमेंट। अब ये सेकंड मेथड है और किसका क्वेश्चन है डेथ का, कैसे पता लगा डेथ की यूनिट खोली है नालायक, ऐसे थोड़ी पता लगेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन ढूंढो। मातम का माहौल है, किया कि क्या होगी
मृत्यु। अब बताओ आप क्या वर्किंग नोट बनाओगे? टू बैलेंस बीडी थोड़ी लिखूंगा इसमें, मर गई बेचारी, तुम्हें बैलेंस की पड़ी, लिखना है या नहीं? टू बैलेंस बीडी आएगा ना बच्चों, और रुपए कितने मिलेंगे? 60 थोड़ी मिलेंगे, 60 तो कब मिलता, जब रिटायरमेंट होता, डेथ पर तो क्या मिलेगा? कितनी अमाउंट मिली? 2 लाख। तो बाय कैश कितने का आएगा बच्चों? तो पार्टनर्स कैपिटल में कितना जाएगा? किया रिया जौन सी भी है, दिया रिया और किया, रेशो क्या है? 2:1:2, बताना। दिया रिया किया, 2:1:2 में बांटो। 140 को बांटना है, कितना? 56, बस आगे बढ़ जाएगा 20, बस बस बस, तू पता लग गया तो 1 उसका हाफ हो, इतनी होशियारी नहीं। 56, 28 और 56, देखे जरा कैपिटल अकाउंट में यही किया हुआ है। 56, 28 और 26। और बैंक में कितना जोड़ना है बच्चों, ये ध्यान रखना, बैंक में पूरे 2 लाख आएंगे, कैश या बैंक जो भी है उसमें कितने आएंगे? 2 लाख। तो बैंक में बताओ, ये भी इंस्टीट्यूट भी तुम्हारे जैसा है, बैंक में क्या लिख दिया? 2 बैंक। बैंक में क्या आएगा? 2 JLP, कितने का? 2 लाख। तो बैंक में तो पूरा जोड़ना जो मिला है, क्योंकि ये एंट्रीज बताओ क्या हुई, ये पहले ये एंट्री डाली क्या, बैंक या कैश टू JLP 2 लाख, और फिर क्या किया? JLP टू ABC, ABC में कम जाएगा, पक्का? तो अब नई बैलेंस शीट में JLP नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, खत्म, समझ गए? ABC में कितना जाएगा? 140। तो कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट देना पड़ेगा? 140, बट बैंक में तो कितना आया है मेरे पास? 2 लाख आया ना, बोल बच्चे, श्योर? अब वो फर्स्ट क्वेश्चन और देख लें एक बार, इसमें बताओ आप JLP अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे? टू बैलेंस BD लिखोगे या नहीं? नहीं, क्योंकि ये मेथड कौन सा है? फर्स्ट, इसमें कुछ बैलेंस आ ही नहीं रहा, तो बाय कैश कितने का आएगा? डेथ है या क्या है? कैसे पता लग रहा है? सरेंडर होती रिटायरमेंट पे है, और क्वेश्चन में भी क्या लिखा है? राम डिजायर टू रिटायर, और सरेंडर करने का मतलब ही क्या है? रिटायरमेंट। और कितने की अमाउंट मिल गई? 60,000। तो बाय कैश कितना आ जाएगा? 60,000। और किस में बांट देंगे? ABC में, पक्का? तो कैश कितना बढ़ जाएगा? 1 लाख ऑलरेडी है, अगर और कोई एडजस्टमेंट में नहीं हुआ तो 1 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 60,000, पक्का? और अब इसने एक गड़बड़ कर रखी है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है? आप सही से करके आना, मैं बताता हूँ क्या। कौन सा क्वेश्चन था? बैंक में तो कितना बढ़ा दिया? 60। एक ऑलरेडी था, बैंक में कितना बढ़ा दिया? 60। अब ये 60,000 का क्रेडिट किसको देना चाहिए था? पार्टनर्स कैपिटल में। इसने नालायक ने किस में डाल दिया? आप यहां पर मत करना, वाले गलत इसका भी नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ की बजाय कहाँ लिखना? ये पिछला क्वेश्चन देखा था ना, कहाँ लिखा हुआ था? पार्टनर्स कैपिटल में तो लिखा हुआ था 60,000 ओल्ड रेशो में बांट देना। क्या है ओल्ड रेशो? कौन है पार्टनर? पार्टनर्स के नाम बताना। राम, राहुल और रोहित। तो इसने राम का क्या कर दिया? राम कहाँ गया? इसने अलग से बना दिया, सीधे ही राम के लोन में डाल दिया कैपिटल। अब आप राम और रोहित में बांटते तीनों में, तो क्या होता? जो भी रेशो आता कितना आता? तीनों में बांटते आप। इसने राम का अकाउंट साथ में नहीं बनाया, अलग से सीधा बना दिया लोन को। अब इसके अंदर डालने से भी क्या हो गया? ये गया तो किसमें? कैपिटल में। इसने किस में डाल दिया नालायक ने? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी कहाँ चला जाता है आखिर में? ओल्ड रेशो में, कैपिटल में ही चला जाता है, बट JLP को रिवैल्यूएशन में नहीं डालते। अभी किया रिया वाला किया था ना, तो उसमें किस में डाला था? कैपिटल में। तो आप इसको यहाँ की बजाय क्या करना? सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डालना। सीधा कहाँ डालना? पार्टनर्स कैपिटल में। अब इतनी बात एक बार और कर लूं, उसके बाद में मैं चलूंगा आगे।
इस एक कोई क्वेश्चन में किया है इसने गड़बड़, आगे नहीं है। फटाफट से बताओ। 4 केस बना रहा हूं, चारों के आंसर करेंगे। दोनों ही केस में सरेंडर वैल्यू कितने की है? 10,000। और पॉलिसी कितने की है? 1 लाख। रेशो क्या है? 5:3:2। अब आपको क्या करना है? पहला केस ये वाला है, फर्स्ट, और ये कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी। फर्स्ट का ए क्या है? रिटायरमेंट। बी क्या है? डेथ। इसका भी ए क्या है? रिटायरमेंट। और बी क्या है? डेथ। बताओ, पहले बताओ फर्स्ट मेथड कौन सा है? मतलब फर्स्ट वाला जो है ये क्या है? फर्स्ट मेथड। सेकंड वाला सेकंड मेथड। क्या बात है। फर्स्ट वाला क्या है? व्हेन प्रीमियम हैज बीन चार्ज टू रेवेन्यू। अब बताओ इसमें कैसे बनाऊंगा वर्किंग नोट में जेएलपी अकाउंट? टू बैलेंस बीडी वगैरह कुछ लिखूंगा क्या? नहीं। और बाय बैंक कितना लिखूंगा? ए केस रिटायरमेंट है ना, 10,000। और ए बी सी में भी कितना लिख दूंगा? 5:3:2 में 5,000, 3,000 और 2,000। तो वर्किंग नोट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा जाएगा? 5, 3 एंड 2,000 में। ठीक है। सेकंड केस का आंसर क्या होगा? बी केस का जल्दी बताओ, मैं आपसे पहले लिख दूंगा। आजा भाई। बी केस का आंसर क्या होगा? फर्स्ट मेथड में बी केस का बस ये 10,000 की बजाय क्या आएगा बच्चों? 1 लाख। और जाएगा कितना? 50, 30 और 20। और इधर भी क्या आ जाएगा? 50,000, 30,000 और 20,000। पक्का? सेकंड में आओ। सेकंड वाले में अगर रिटायरमेंट हो तो क्या होगा? सेकंड में कैसे स्टार्ट करोगे? जेएलपी में क्या लिखोगे सबसे पहले? टू बैलेंस बीडी कितना? और बाय कैश कितना? रिटायरमेंट है नलायक। पहला केस, पहला केस क्या है? तो बाय कैश कितना आएगा? 10,000। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, पार्टनर्स में बांटा ही नहीं है। बोलो बच्चों। केस बी बताओ। जेएलपी अकाउंट की शुरुआत कहां से करोगे? टू बैलेंस बीडी से। बट बाय कैश कितना लिखोगे? 1 लाख। तो ए बी सी में कितना जाएगा? 90,000। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? बांटो तो 90,000। 90,000 को बांट लिया किस रेशियो में? 5:2। इतना समझ में आ गया क्या? पक्का? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो रिटायरमेंट पर एक प्रॉब्लम है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या दो? शेयर दो। मुझे क्या दो? शेयर दो और सरेंडर कराओ। लेकिन ए और बी क्या कहेंगे? मान लो ये सी है, ये क्या हो रहा है? रिटायर। तो ए और बी क्या बोलेंगे कि भाई रिटायरमेंट में तो बहुत कम पैसा मिलता है, हमें लॉस हो जाएगा, हम पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये क्या बोलेगी? वो तुम्हारी हेडेक है, मुझे नहीं पता, हमें क्या चाहिए, मुझे मेरा शेयर दे दो। तो मैं कहा ठीक है, तुम तुम्हारा शेयर ले लो, हम पॉलिसी क्या नहीं कराएंगे? सरेंडर नहीं कराएंगे। ऐसा तभी वो करना जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि रिटायरमेंट पर पॉलिसी सरेंडर नहीं करवाई। डेथ पर क्या होगा? डेथ पर तो रुपए मिलने ही मिलने हैं, बात खत्म, पूरे रुपए मिलने हैं। लेकिन रिटायरमेंट पर प्रॉब्लम क्या है कि सी कह रहा है कि मेरा भी आज तक प्रीमियम भरा गया था तो लॉस लगा था, तो मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। बट ए और बी क्या कहते हैं?
कि सरेंडर कराने पे बहुत कम पैसा मिलता है, तुम समझो हमारे को आगे नुकसान हो जाएगा। तो क्या, मुझे नहीं पता, मुझे सरेंडर करा के पैसे दो। तो मैं कहा कि तुम पैसे ले लो ना, तुम्हें रुपए से मतलब है, तुम हमसे रुपए ले लो, ए और बी ये रुपए दे देंगे, बट क्या नहीं कराएंगे, सरेंडर नहीं कराएंगे। तो ऐसा कब करना है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन हो कि क्या नहीं करना, सरेंडर नहीं करवाना। जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो साफ साफ कि क्या नहीं करवाना, सरेंडर नहीं करवाना, तब क्या करना होगा, सुनो। तो ये फर्स्ट वाला मेथड निकाल लिया मैंने वापस। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, बुक में कुछ आ नहीं रहा, और रिटायरमेंट पर ही ये इशू आएगा या डेथ पर भी आएगा, डेथ पर ये इशू कभी नहीं आएगा, क्योंकि डेथ पर तो पॉलिसी अमाउंट मिलनी है, फुल अमाउंट। तो सी छोड़कर जा रहा है, और क्या है, वो कह रहे सरेंडर कराओ, ए और बी कहते हैं हम सरेंडर नहीं करवाएंगे, तुम्हें तुम्हारा शेयर दे देंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या करो, अगर आप सरेंडर नहीं करवाते हो तो क्या करो, सरेंडर करवा लिया तब तो क्या है, फर्स्ट मेथड में पूरे रुपए मिल ही जाते हैं, बांट दिए। नहीं करवाना चाहते तो भी सी को क्या दे दो, शेयर इन जेएलपी, उसको उसका 2100 रुपए में क्या दे दो, शेयर। सरेंडर वैल्यू कितनी थी तीसरे साल के एंड में, 2100, तो उसको उसका 2100 में क्या दे दो, शेयर। और उसका शेयर किसने रख लिया, ए और बी ने, किस रेशो में, गेन रेशो में। तो कुल मिला के 2100 पर किसका एडजस्टमेंट कर दो, गुडविल वाला। 2100 पर कौन सा एडजस्टमेंट कर दो, गुडविल वाला। अगर फर्स्ट मेथड है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप रिटायरमेंट पर सरेंडर ही करवाएंगे और पूरे रुपए बांट देंगे, रुपए पूरे ले लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से 2100 और बांट देंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम क्या ना करवाएं, सरेंडर ना करवाएं, बी और सी कह रहे हैं कि रुपए बहुत कम मिलेंगे, इतना प्रीमियम भरा हुआ है, तो सी कह रहा है मुझे तो मेरा 2100 का शेयर दे दो, तो उसको शेयर दे दो और बाकी दो को क्या कर दो, डेबिट। किस रेशो में, गेन में। पूरा 2100 मत दे देना सी को, 2100 में उसका शेयर, यहां पर भी तो 2100 में शेयर ही मिल रहा था ना, समझ गए, बोलो बच्चों। तो इफ पॉलिसी इज नॉट सरेंडर्ड स्पेसिफिकली गिवन इन क्वेश्चन, ये क्या नाम है, तेरी समझ में आ रहा है क्या, बोलो, अरे हाँ या ना, जो कल बैठे थे लास्ट तक, बोलो। तो अगर पॉलिसी क्या है, सरेंडर नहीं करवानी तो क्या करो, देखो, देखो अगर रिटायर होता तो भी क्या होता, बोलो, अरे सॉरी, सरेंडर करवाते तब भी उसको पूरे 2100 मिलते या उसका शेयर मिलता, उसका शेयर मिलता। तो अब भी क्या होगा, उसको शेयर ही मिलेगा। तो शेयर तो दे दो उसको, लेकिन जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको क्या कर दो, गेन रेशो में क्या कर दो, डेबिट। तो ये कब करना, पहले बताओ ये इशू कब है, सिर्फ रिटायरमेंट का है, और वो भी कब करना, जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि क्या नहीं करवा रहे, सरेंडर नहीं करवा रहे। सेकंड केस, व्हेन जेएलपी विल बी शोन इन बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू। इस केस में क्या होगा, 2100 के 2100 आते हैं, ए बी सी में वैसे भी कुछ क्रेडिट नहीं होते। तो इस केस में अगर लिखा हो कि क्या है, सरेंडर नहीं करवानी, तो सी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरेंडर करवाते तो भी सी में कहा जाता, वो तो फॉर्म में सिर्फ क्या आता, बैंक में आता। सरेंडर करवाते तो क्या होता, सी में तो कहीं जाता ही नहीं, सरेंडर करवाते तो सिर्फ किस में आता, बैंक में ही आता ना, बोलो बच्चों। तो यहां पर कुछ भी नहीं करना अगर इस मेथड में, पक्का। क्योंकि यहां कौन सा, अगर नहीं भी सरेंडर करवा भी लेते हैं तो सिर्फ क्या होता है, बैंक में ही तो बढ़ता है, कैपिटल में कुछ जाता है क्या, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, बोलो। वो तो पहले से ही उनके कैपिटल में कम लॉस गया था, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या था, क्रेडिट था। तो अगर इस मेथड में हम सरेंडर, सेकंड मेथड में क्या है, सरेंडर करवाएं चाहे ना करवाएं, कैपिटल में तो वैसे भी नहीं जा रहा था, करवाएंगे तो इधर बैंक लिख देंगे, और नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, बोलो। नहीं करवाएंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इफ पॉलिसी इज नॉट सरेंडर्ड तो क्या होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, नो ट्रीटमेंट, किसमें, सेकंड मेथड। बताओ, सबसे पहले
मेथड ट्रेस कर लिया आपने, फर्स्ट है या सेकंड है? ये वाला फर्स्ट है और ये वाला क्या है? सेकंड। उसके बाद में डेथ है तो क्या होगा? पॉलिसी अमाउंट मान लो कितनी है? 90,000। डेथ है तो क्या होगा? बाय कैश 90,000, ए बी सी में कितने चले जाएंगे? 90,000 में। यहां पर क्या आएगा? 10,000 और ए बी सी में कितने चले जाएंगे? 80,000। तो डेथ पर तो कोई इशू ही नहीं है। बट अगर क्या है, रिटायरमेंट है तो क्या होगा? सरेंडर करवाया तब तो इधर क्या आएगा? बाय कैश 10,000, मान लो पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 10,000 है और ए बी सी में कितने चले जाएंगे? 10,000। इफ नॉट सरेंडर्ड तब क्या होगा? इफ नॉट सरेंडर्ड तो क्या होगा? टू क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर। मान लो सी रिटायर हो रहा है तो 10,000 में किसका शेयर? सी का शेयर। और ए और बी को क्या कर देंगे? डेबिट। किस रेशो में? गेन रेशो में। और इधर सेकंड मेथड है तो सॉरी, इधर क्या है? सेकंड मेथड में अगर क्या है, रिटायरमेंट है तो बैलेंस बीडी कितने का आ रहा है? 10,000 और मिलेगा भी कितना? तो एबीसी में कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर नॉट सरेंडर्ड है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर सरेंडर नहीं करवाया तो क्या होगा? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि पॉलिसी की अमाउंट बढ़कर कितनी हो गई है? 11,000। 10,000 की बजाय कितनी हो गई है? सरेंडर वैल्यू 11 हो गई है। भले ही लास्ट बैलेंस शीट में कितनी करके छोड़ी थी? 10, लेकिन हो कितनी गई? 11। क्यों? क्योंकि हमने तो बैलेंस शीट में लास्ट करके छोड़ी थी कितने की? 10,000 की। यहाँ रिटायर हुआ तो कितनी हो गई? 11 होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए तैयार है? 11। तो सरेंडर करवाएंगे तो कितना मिलेगा? तो एबीसी में कितना जाएगा? 1,000। तो अगर सरेंडर नहीं भी करवाएंगे तो भी सी को कितना शेयर देना पड़ेगा? 1,000 का शेयर। 1,000 इंटू सी शेयर, क्योंकि सी कहेगा 10,000 का तो मुझे मिला हुआ है, लेकिन सरेंडर करवाने पर कितना मिलता? 11,000। तो मुझे 1,000 का क्या देना पड़ेगा? शेयर। ए और बी को डेबिट करना पड़ेगा किस रेशो में? गेन रेशो। पक्का? बोलो। श्योर? वापस से देख लो। रिटायरमेंट है तो सॉरी, फर्स्ट मेथड है और डेथ है तो 90, 90 एबीसी में गया। सेकंड मेथड है और डेथ है तो इधर लिखेंगे 10, 90 मिला, 80 एबीसी में गया। फर्स्ट मेथड है, रिटायरमेंट है और सरेंडर वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 एबीसी में गया। 11 भी हो जाए तो 11 एबीसी में चला जाएगा। फर्स्ट में तो सिंपल है। बट अगर सरेंडर नहीं करवाया तो 10 या 11 जितना भी है उसमें रिटायरिंग पार्टनर को शेयर दे दो और ए और बी को गेन रेशो में क्या कर दो? डेबिट। यहां पर सेकंड मेथड है और रिटायरमेंट है तो क्या होगा? 10 का है और जनरली मिलेंगे भी कितने? 10। तो कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। और सरेंडर नहीं करवाएगा तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज भी कैपिटल में नहीं जाता। लेकिन अगर 10 की वैल्यू चेंज हो जाए, 11 हो जाए तो क्या होगा? एबीसी में कितना बट जाएगा? 1,000। सरेंडर करवा ले तो, और ना सरेंडर करवाए तो भी सी को 1,000 का क्या देना पड़ेगा? शेयर। तो सेकंड मेथड में क्या होगा? 10 से ऊपर नीचे जितना होगा उसका कैपिटल में अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा, वो जो जनरली कम ही होता है। लेकिन अगर दिया हो कि सरेंडर वैल्यू लास्ट बैलेंस शीट में तो 10 आ रही है, लेकिन हमें मिला कितना? 11 या 9, तो उस 1,000 का क्या होगा? ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में। पक्का? अब हम रिटायरमेंट वाली यूनिट का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 9th। ए बी सी आर पार्टनर्स किस रेशो में? 5:3:2 में। और बैलेंस शीट 31 दिसंबर को ये है।
जेएलपी बुक में आ रही है, मतलब कौन सा मेथड है? सेकेंड मेथड। ऑन 1/1 ए वांट्स टू रिटायर, बी एंड सी एग्री टू कंटिन्यू 2:1। अब जेएलपी की अमाउंट कितने की थी? 1 लाख, और इसकी सरेंडर वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? 25। तो सरेंडर वैल्यू में क्या है? चेंज है। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख, फिक्स एसेट्स वाज रिवैल्यूड फॉर 110, बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो इंक्रीज इन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में इनका चेंज को क्या नहीं करना? शो नहीं करना। तो जेएलपी की वैल्यू भी चेंज होगी, और क्या हो गया? फिक्स एसेट्स की वैल्यू भी कितनी होगी? 80 से 110। और उन्होंने दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम टू मेक द बैंक 25,000 एंड मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट। कितने रुपए लाएंगे वो? बोलो। बैंक 25,000 हो जाए, एक ही क्लेम कितनी डिस्चार्ज हो जाए? 50%, और कैपिटल क्या हो जाए? प्रोपोर्शनेट। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अब देखो, असेट की बुक वैल्यूज भी हमें क्या नहीं करनी है? चेंज नहीं करनी है। कहां लिखा हुआ है? तो जब फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी होती, तब भी हमें उस पर क्या लगाना होता है? गुडविल वाला ही, गेनर टू सेक्रीफायर। और गुडविल पर भी क्या लगाना है? गेनर टू सेक्रीफायर। अब जेएलपी की वैल्यू कितनी चेंज होगी? 20 से कितनी होगी? 25। अब इसमें इन्होंने ये मानकर सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इन्होंने सरेंडर नहीं की है। 20 से कितनी होगी? 25। और ये कह रहे हैं किसी भी एसेट की वैल्यू चेंज नहीं करनी, मतलब जेएलपी की भी चेंज नहीं करनी। सरेंडर हो गया तो जेएलपी क्या हो जाएगी? 0। अगर इस जेएलपी को, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ना, तो अगर सरेंडर हो गया तो जेएलपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जबकि ये कह रहा है बुक वैल्यूज किसी की भी क्या नहीं करनी? चेंज नहीं करनी। तो क्या होगा? जेएलपी की भी वैल्यू चेंज नहीं करनी, मतलब हम सरेंडर नहीं करवा रहे, लेकिन 20 से 25 का क्रेडिट तो किसको देना पड़ेगा? सी को देना पड़ेगा। तो 20 से 25 का क्रेडिट किसको देना पड़ेगा? मुझे, सी को। अब मुझे ये बताओ, गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। फिक्स एसेट्स में कितना चेंज हुआ? 30,000। फिक्स एसेट्स में कितना चेंज हुआ? 30। ओपनिंग वैल्यू कितनी की है? 80,000। और वो कितने की होगी? 1,10,000। और जेएलपी में कितना चेंज हुआ? भाई इस पर भी तो हमें देना ही है। इसका, इसकी एंट्री क्या करनी है हमें? रिटायरिंग वाले को क्रेडिट, जो कि ए है, और बी और सी को गेन रेशो में। गुडविल का भी हमें यही एडजस्टमेंट करना होता है। रिटायरिंग वाले को उसका शेयर दे दो, और बी और सी को किस रेशो में दे दो? गेन में। फिक्स एसेट्स को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बार? क्योंकि इसने बोला हुआ है कि फिक्स एसेट्स और की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी। तो जब इनकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो उसके इंक्रीज पर भी क्या लगाया जाता है? गेनर टू सेक्रीफायर। पहले बताओ, गुडविल पर तो हमेशा ही क्या करते हैं हम? जो रिटायर हो रहा है उसको, उसको क्या दे दो? शेयर। और बी और सी को किस रेशो में? गेन रेशो में। जेएलपी को सरेंडर नहीं करवाए तो क्या होगा? सी को, अभी बात की हमने कि ए को उसका क्या दे दो? शेयर। और बी और सी को किस रेशो में कर दो? गेन रेशो में। ए को उसका शेयर दे दो, और बी और सी को क्या कर दो? गेन रेशो में। और फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? बोलो। बढ़ रही है। तो एंट्री तो होनी चाहिए फिक्स एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, और फिर रिवैल्यूएशन टू ए बी सी। लेकिन इस पर भी गेनर टू सेक्रीफायर क्यों लगाना है? क्योंकि उसने लिखा है बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो इन तीनों के ऊपर उसने क्या कर दिया? इन तीनों में किसका शेयर निकाल लिया? ए का। कितना आ गया? 67,500। और फिर बी और सी का गेन रेशो निकाला, जो कितना आएगा? न्यू माइनस ओल्ड करके 11:4। ओल्ड दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, तो न्यू माइनस ओल्ड करके क्या आ गया? 11:4। तो पहले क्या निकाल लिया? सी का शेयर। और सी के शेयर को किसमें बांट लिया? सी का नहीं, सॉरी, ए का। जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लिया। जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लिया, और बी और सी को क्या कर दिया? गेन रेशो में बांट दिया। पक्का? रिटायर कौन हो रहा है? ए। ए का शेयर निकाल लिया, और बी और सी में किस रेशो में बांट दिया? गेन रेशो में। और उसके बाद क्या है? ये ए की जो कैपिटल आएगी, ए की कैपिटल कैसे आई? पहले से कितनी थी? 50। और कितनी और बढ़ गई? 67,500। तो ए की कैपिटल कितनी होगी? 50 प्लस 67,500 कितनी होगी? 117,500। और उसका बैलेंस किस में डाल दिया? आधा तो लोन में, और आधा पे कर दिया। कैसे पता लगा आधा पे करना है? आधी क्लेम तो उसकी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। आधी क्लेम तो क्या होगी? डिस्चार्ज।
अब ए और बी और सी की कैपिटल कितनी रहेगी, इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। तो अभी पहले से बैलेंस शीट में कितने की आ रही है चीजें, 190 की। किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ किसकी होगी, बैंक की, क्योंकि लिखा हुआ है बाकी चीजों की वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो बैंक 15 से कितना करना है, 25। बैंक 15 से कितना करना है, 25। तो इसमें कितना बढ़ाना 15 से नहीं, सॉरी, 10 से कितना करना है, 25। तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15। इसमें कितना और बढ़ाना पड़ेगा, तो बैंक में कितना आ जाएगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 2,05,000। लाइबिलिटी साइड में कोई चेंज हुआ नहीं, बस एक नई आइटम कौन सी आ गई, एज लोन। तो ये बैलेंस शीट ही बना रहा है, ये एसेट साइड है, इसमें सिर्फ बैंक बढ़ जाएगा, तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना हो जाएगा। बाकी चीजें चेंज करनी नहीं है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 2,5, और इधर से बैंक लोन और क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे, और नया चीज कौन सी आएगी, ए लोन, वो भी माइनस कर देंगे। तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी रहनी चाहिए, 76,250। तो बी और सी की फाइनल कैपिटल क्या आएगी, 76,250, और जो किस रेशो में आएगी, न्यू रेशो। जो उनका न्यू रेशो क्या है, 2:1। तो 76,250 को किस रेशो में बांटा है, 2:1। पक्का, बताओ क्या करना है। सबसे पहले ये तीनों क्यों करे, गुडविल पर हमेशा ही गेनर टू सेक्रीफाई डालते हैं। जेएलपी अगर सरेंडर ना हो तो ए को तो इंक्रीज का शेयर देना पड़ेगा। 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20 की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो ए को तो किसका शेयर देना पड़ेगा, 5,000 का शेयर देना पड़ेगा। 5,000 का कितना आएगा, जो भी ए का शेयर आएगा, ठीक है, एक साथ ही कर लेंगे, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है। और फिक्स एसेट्स पर भी गेनर टू सेक्रीफायर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसकी वैल्यूज भी क्या नहीं करनी, चेंज। तो उन सब पर गेनर टू सेक्रीफायर लगाया। गेन रेशो क्या आया, 11:1, और ए का शेयर, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए को जितना सेक्रीफाइस हो रहा है वो क्रेडिट कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, डेबिट। फिर ये दोनों एंट्री कर ली। इसके बाद मुझे क्या बनानी पड़ेगी कि बी और सी की फाइनल कैपिटल कितनी आएगी, तो वो बैलेंस शीट बनाई इसने स्टेटमेंट फॉर्म में। पहले से बैलेंस शीट का टोटल ये है असेट साइड का, उसमें सिर्फ बैंक चेंज होगा, वो कितना करना है, 15 और बढ़ाना है। 10 से कितना करना है, 25। तो कितना और बढ़ाना है, 15, 2,05,000। इसमें से ये तीन चीजें क्या कर दी, माइनस। ये तीन चीजें क्या कर दी, माइनस। पक्का। ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में क्या लिखना मत भूल जाना, एज लोन। ये कहां से आया, ये वाला। अब ये मेरी बी और सी की क्या होनी चाहिए, फाइनल कैपिटल। बी की फाइनल कैपिटल कितनी है, इसको 76,250 को किस रेशो में बांट लिया इन्होंने, न्यू रेशो में। अब ए, आराम से सोचना, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5833। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5833। और है कितनी पहले से, 40 थी। अभी देखो 40 के बाद 49,500 डेबिट होगी। बी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो पहले कितनी क्रेडिट थी, 40, और डेबिट कितनी होगी, तो पहले से ही नेगेटिव चल रही है कैपिटल, और उसको बनाना कितना है, 5833। तो बी को कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 5833 बनाना है किसको। अब 9,500 ऑलरेडी क्या चल रहा है, डेबिट। इसका बैलेंस बताओ कितने रुपए लाएगा वो, पहले ओपनिंग लिखी मैंने, इसमें से ये नेगेटिव चल रही है कितनी, मतलब 49 डेबिट होगी, तो नेट बैलेंस कितना चल रहा है, 9,500 पहले से माइनस चल रही है, जिसको उसको कितना बनाना है, 5833। तो कितना लाएगा, इसका बैलेंस करो ना, दोनों का प्लस माइनस उधर, 60,333। कितना लाएंगे, 60,333। सी का कितना आएगा, पहले से कितनी थी, 30, और यहाँ 18 क्या होगी, डेबिट। तो सी का अगर कैपिटल अकाउंट बनाओ तो ओपनिंग बैलेंस तो कितना था, 30। इस एंट्री की वजह से क्या हो गया, सी डेबिट हो गया कितने से, 18,000 से। और अब उसको करना कितना है, 25,417। कितना और लाएगा वो, कितना,
30,000, 13,000, तो 13,417 लाने की एंट्री ये होगी। ये लास्ट एंट्री समझ में आ रही है ना कैसे बनेगी? पक्का? ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना। अब बच्चों ये तो था जेएलपी का फर्स्ट और सेकंड मेथड, अभी भी थर्ड मेथड बाकी है, उसका बुक में कोई क्वेश्चन नहीं हम करेंगे, ठीक है, लेकिन तब भी हम करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? सेपरेट लाइफ पॉलिसीज। सेपरेट लाइफ पॉलिसीज क्या होता है क्या ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है? ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग अलग पार्टनर ने अपनी ले ली, फर्म ही पे करेगी, बट सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझना, फिर बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब सेपरेट क्यों बोलते हैं। हमने पॉलिसी क्यों ली थी बताओ फटाफट से? फर्म ने पॉलिसी ली क्यों थी? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, 10 लाख, 20 लैक्स, 30 लैक्स, और इनके पास असेट्स कितने की पड़ी हुई है? 60 लैक्स। अब बाई चांस सी की डेथ हो जाए तो फर्म को किसको रुपए देने पड़ेंगे? सी के घर वालों को। कितने? 30 लैक्स। अब सी के घर वालों ने डंडा कर दिया 30 लाख रुपए लाओ, और असेट्स किस में है? फर्म में है, बट किस फॉर्म में है? असेट की फॉर्म में। एसेट एसेट की फॉर्म में होगी, लाइबिलिटी में कैसे होगी? नालायक, एसेट किस में है? ब्लॉक्ड एसेट्स में, कैश में, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स में। कोई लैपटॉप है, कोई आईपैड है, लेकिन क्या नहीं है? अब मान लो मनीष सर की डेथ हो जाए तो इनके घर वाले मेरे को तो आके डंडा कर देंगे कि कितने रुपए दो? 30 लाख। अब मेरे पास 30 लाख कैश पड़े हैं क्या? नहीं, मेरे पास क्या है? ब्लॉक्ड एसेट्स में। मेरे पास मतलब समर्थ के पास, ठीक है। तो 30 लैक्स कहां से दिए जाए? इसलिए हमने लाइफ पॉलिसी ली थी। अब हमने लाइफ पॉलिसी जब ली थी तो मेरी और इंश्योरेंस कंपनी की बात सुनना ध्यान से। ये कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, और मैं कौन हूं? फर्म के बिहाफ पर बात कर रहा हूं। 3 प्रीमियम लिए गए थे। क्यों लिए गए थे 3? समझना ध्यान से। मेरे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लो। आपके घर पर कौन आए? इंश्योरेंस कंपनी आए। आपने अपना इंश्योरेंस करवाना है। आपने अपना क्या करवाना है? इंश्योरेंस। क्यों? तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कुछ तो काम आओ, तो आपने क्या करवाना है? इंश्योरेंस। किसके घर पे आए? पाजी के। तो पाजी का इंश्योरेंस करवाया, गलत है क्या? पाजी का इंश्योरेंस करवाया, और 5 लाख रुपए की क्या चाहिए? डेथ पर क्लेम चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोला ठीक है, 5 लाख रुपए की क्लेम मिल जाएगी। एनुअल प्रीमियम कितना लगेगा? 5,000। पक्का? तो पाजी बोले नहीं, मैं चला जाऊं तो भी, और छोटू पाजी भी चला जाए तो भी। छोटू पाजी मतलब पाजी का बेटा। पाजी कह रहा है कहाँ बेटा, अभी तो लड़की नहीं आ रही जिंदगी। तो 2 इंश्योरेंस करवा लिया इन्होंने। इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ बनाने की सोची कि इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मैं भी चला जाऊं तो 5 लाख देना, मैं ना जाऊं मेरा बेटा चला जाए तो भी कितने दे देना। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी तुम तो 2 लोगों के इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो प्रीमियम कितना लगेगा फिर? 10,000। पाजी ने कहा कि मेरा एक पोता भी है। पोता, पोता समझते हो क्या? बेटे का बेटा। वो भी चला जाए, पाजी लग तो छोटा सा रहा है, तो वो भी चला जाए तो भी क्या करना? 5 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी फिर प्रीमियम बढ़ा देगी या नहीं? तो इंश्योरेंस कंपनी से फर्म की तो यही बात हुई है ना, या तो ए की डेथ हो जाए तो भी देना, बी की डेथ हो जाए तो भी देना, सी की डेथ हो, किसी की भी डेथ हो जाए तो क्लेम देना। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली 3 इंश्योरेंस कर रही है या 1 कर रही है? 3 कर रही है। तो उसने 3 कब लिया है? अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, अगर मान लो इंश्योरेंस 5 की बजाय कितने का हो, 10 लाख का कराना हो या 20 लाख का कराना हो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? तो पहले तो बताओ कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी तो प्रीमियम 1 लगा था या 3 लगा था? 3 लगे थे, क्योंकि इंश्योरेंस क्या हुए थे? 3। अब बताओ, मैं इंश्योरेंस कंपनी को, ये मेरी बैलेंस शीट है, 3 पार्टनर है, इंश्योरेंस कंपनी से कितने का प्रीमियम, कितने की पॉलिसी लूं? 30 लैक्स, 10 लैक्स, 20 लैक्स? देखो, अगर मैंने 30 लैक्स की पॉलिसी ले ली तो क्या होगा? एक ही डेथ भी हुई तो भी हमें कितने मिलेंगे? 30 लैक्स। बट प्रीमियम भी फिर ए और बी के किसके हिसाब से जाएंगे? 30 लैक्स। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सी की डेथ होगी तो 30 लैक्स चाहिए। हमें पहले से थोड़ी पता है ए मरेगा या बी मरेगा या सी। तो अगर हम हायर एंड पे जाए तो 30 लैक्स का इंश्योरेंस करवा लें तो क्या होगा? प्रीमियम भी 30 लैक्स के हिसाब से लगेंगे 3 लोगों के। बट अगर हम प्रीमियम बचाने के चक्कर में 10 लाख का ले लें तो क्या होगा? तो क्या होगा? ए की डेथ होगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बी या सी की डेथ होगी तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी तो 10 ही देगी और इनको देने क्या है? तो अब क्या करें? 30 लैक्स का ले लें तो प्रीमियम तीनों के किसके हिसाब से लग जाते हैं? 30 लाख। तो फर्म कहती है इंश्योरेंस कंपनी को
रुपए मैं ही दूंगी, पार्टनर पुर्टनर नहीं देगा, जॉइंट खर्चा है ये। लेकिन पॉलिसी अलग अलग अमाउंट की ले लेते हैं। ए की कितने की ले ली? 10 की, बी की 20 की और सी की 30 की, ताकि फर्म का प्रीमियम सी का 30 लाख के हिसाब से लगे, बी का 20 के और सी ए का 10 लाख। तो कई बार जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन सेपरेटली। जॉइंट क्यों बोल रहा हूं? खर्चा तीनों का जॉइंट लग रहा है, फर्म का लग रहा है। खर्चा क्या लग रहा है? तीनों का जॉइंट लग रहा है, फर्म का लग रहा है, ना कि क्या है पार्टनर देंगे। और सेपरेट के पॉलिसीज ले रखी है। पहले जॉइंट थी, पहले तीनों की पॉलिसी की अमाउंट क्या थी? सेम थी। अब तीनों की पॉलिसी की अमाउंट अलग अलग है। तो जब कैपिटल में वेरिएशन होते हैं तो फर्म ए का 10 का ही ले लेती है, बी का 20 का, सी का 30 का। फर्म इंश्योरेंस कंपनी को जाकर क्या बोलती है? सी की डेथ हो जाए तो 30 दे देना, बी की डेथ हो जाए तो 20 और ए की डेथ हो जाए तो 10, ताकि ए और बी के केस में प्रीमियम क्या लगे? उतने ना लगे जितने सी के केस में। समझ गए? अब इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कौन भर रहा है? बताओ, प्रीमियम कौन भर रहा है? फर्म। पक्का? अब सुनना, कहां गया सेपरेट लाइफ पॉलिसीज? पॉज करो 1 मिनट। पहले ऑल टैब दबाओ, 1 मिनट पॉज करो, मैं पॉइंट हूं। अब छोड़ दो। अब सुनो बच्चों, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? सेपरेट लाइफ पॉलिसीज में ए का पॉलिसी अमाउंट अलग होता है, बी का अलग होता है और सी का क्या होता है? अलग। ए का कितना है? 1 लाख, बी का कितना है? 2 लाख और सी का कितना है? 3 लाख। और सरेंडर वैल्यू कितनी है? 10, 20 एंड 30। सरेंडर वैल्यूज कितनी है? 10, 20 एंड 30। तो अब अगर फर्म में से मान लो कि ए की डेथ हो जाए तो ए के घर वालों को किस में शेयर मिलेगा? क्या 1 लाख रुपए पूरे मिलेंगे? नहीं, 1 लाख की पॉलिसी में क्या मिलेगा? शेयर। क्योंकि प्रीमियम किसका जा रहा था? पहले भी जिसकी डेथ हो रही थी उसको क्या है? सारे रुपए उसी को थोड़ी दे रहे थे। देखो, इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देगी फर्म को? 1 लाख। अब 1 लाख पहले किस में बटेगा? तीनों में। फर्म के पास कैश कितनी आ गई? 1 लाख। लेकिन 1 लाख खाली एक का थोड़ी है। जब एक की डेथ, एक की पॉलिसी का प्रीमियम जब भरा जा रहा था तो प्रॉफिट किसके कम हो रहे थे? बी और सी के भी तो कम हो रहे थे, फर्म के कम हो रहे थे। तो 1 लाख पूरा किसका नहीं है? ए का। फर्म के पास आए रुपए 1 लाख और वो किस में बट गए? तीनों पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो ए के नहीं है ना 1 लाख सारे, क्योंकि प्रीमियम भरा था फर्म ने। जब इन पॉलिसीज के प्रीमियम भर रहे थे तो क्या खाली ए के प्रॉफिट कम हो रहे थे या फर्म के प्रॉफिट कम हो रहे थे? फर्म के प्रॉफिट कम हो रहे थे। तो ये 1 लाख रुपए जब प्रीमियम फर्म का लग रहा था तो 1 लाख रुपए भी फर्म के, फर्म का मतलब तीनों पार्टनर के, ये बट जाएंगे। तो फिर पता है ए के घर वाले क्या कहेंगे कि जब बी और सी के प्रीमियम भरे गए हैं तो मेरे ए के भी तो प्रॉफिट कम हो रहे थे, तो बी और सी की भी सरेंडर कराओ फिर। भाई ठीक है, बी और सी जिंदा है तो पॉलिसी अमाउंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन बी और सी का भी तो क्या करवाओ? सरेंडर करवाओ। भाई जब ए को, पहले बताओ, क्या ए को ए की पॉलिसी अमाउंट के पूरे पैसे देने चाहिए या उसका शेयर देना चाहिए? क्योंकि व्हेन प्रीमियम वाज बीइंग पेड बाय द फर्म, देन जब ए का भी प्रीमियम भरा जा रहा था तो प्रॉफिट क्या खाली ए के कम हो रहे थे या बी और सी के कम हो रहे थे? तो रुपए जब आएंगे तो तीनों में बटेंगे। तो ए कह रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। ए के घर वाले कह रहे हैं कि 1 लाख में सबका बटेगा, और बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि जब प्रीमियम भरा जा रहा था ए का तो तीनों के लॉस हो रहे थे। लेकिन बी और सी के भी तो प्रीमियम भरे जा रहे थे पहले, और उसमें भी तो क्या हो रहा था? हमारे पार्टनर ए का भी तो क्या हो रहा था? लॉस। तो हमें उसमें भी शेयर दो, कराओ सरेंडर। तो अगर सरेंडर करवा लेंगे तो बी और सी के कितने रुपए मिल जाएंगे? 50,000। बैंक टू, ये भी सब में बटेंगे। बोलो। तो ए को कुल मिला के किस में शेयर चाहिए? इसमें और इन दोनों में, अगर ए की डेथ हुई है। लेकिन वो पार्टनर कहेंगे कि हम सरेंडर नहीं करवा रहे, तो क्या होगा? तो 50,000 में तब भी ए को तो क्या देना पड़ेगा? शेयर तो देना ही पड़ेगा। और वो बी और सी किस रेशो में जाएंगे? गेन रेशो। तो कुल मिला के ए को किस में शेयर मिलेगा? अगर ए की डेथ होती है तो ए के घर वालों को क्या देना पड़ेगा? 1 लाख और बी और सी की सरेंडर वैल्यूज में शेयर। 1 लाख के तो रुपए ही आ जाएंगे फर्म के पास, तो बैंक में बट जाएंगे। बैंक टू ए बी सी कितने रुपए? 1 लाख।
और बी और सी की अगर फर्म सरेंडर करवाएगी तो क्या होगा, बैंक टू ए बी सी तीनों में, और बी और सी के टोटल 50,000 रुपए, वो भी तीनों में बटेंगे, ठीक है। और फर्म सरेंडर नहीं भी करवाएगी तो बी और सी के पॉलिसीज में किसको शेयर देना पड़ेगा, ए को, और वो फिर बी और सी किस रेशो में रखेंगे, गेन रेशो। तो अब बताओ, अगर ए की डेथ होगी तो उसके घर वालों को किस अमाउंट में शेयर मिलेगा, 1 लाख और 20 और 30। मान लो बी की डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को किस में देना पड़ेगा, बी की तो पॉलिसी अमाउंट और 10 और 30। सी की डेथ हो जाती है तो सी की पॉलिसी अमाउंट और 10। पक्का। अब हमें क्वेश्चन करना है, अब सारे के सारे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन। कल ये तीनों यूनिट, दोनों यूनिट क्या हो जाएगी, खत्म। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट, ये नहीं करते, पहले कौन सा करते हैं, सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाले क्वेश्चन करते हैं। तुम स्क्रीन पे ही देख लो ना, द पार्टनरशिप, क्योंकि तुम ऐसे ढूंढोगे, ये काम की बात है नहीं, फॉर्म एग्रीमेंट काम की बात है नहीं। जैसे रेशो काम का है तो मैं सीधा हाईलाइट कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें ढूंढने में क्या लगता है, टाइम। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ फॉर्म कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो क्या है 2:1:1, और फिक्स कैपिटल कितनी है 10, 6 और 4। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट्स और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। तो फिक्स कैपिटल पर देना है, अनड्रॉन प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स कहाँ पर पड़े होते हैं, करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट पर नहीं देना। अगर फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनते हैं ना, कैपिटल और करंट। अनड्रॉन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किए। प्रॉफिट हम किस में डालते हैं, करंट में डालते हैं ना, इसमें तो सिर्फ कैश लिखते हैं जॉय, बाकी सब तो किस में डालते हैं, करंट में। तो इसको क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस को ही। अनड्रॉन प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स और सब किस में होते हैं, करंट अकाउंट में। तो उस पर कोई इंटरेस्ट का सिस्टम नहीं है, सिर्फ किस पर है, फिक्स कैपिटल पर। तो ना तो अनड्रॉन प्रॉफिट मतलब करंट अकाउंट पर देना, और ना ही क्या है, ड्रॉइंग्स पर चार्ज करना। Upon the death of partner, goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of average net profit after charging interest on capital for the 3 years up to the 31st December preceding the date of death. डेथ अगर यहां हुई तो 3 साल कौन से लेने हैं, इससे पहले वाले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। अगर डेथ यहां हुई है तो इससे पहले वाले 31 दिसंबर तक जो 3 सालों का एवरेज आ रहा है। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले 3 साल जो कहां एंड हो रहे हैं, 31 दिसंबर। अभी डेथ की डेट आएगी तब ये समझ में आएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है, 10,000 ईच। ईच का मतलब सेपरेट पॉलिसीज है, तीनों की कितने की है, 10,000 की। इंडिविजुअल नेम और लिख दिया, और प्रीमियम हम कहां चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट में। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर, उसको क्या देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैलकुलेटेड ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, आगे वाला। 31 दिसंबर प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला, और फॉलोइंग का मतलब डेथ के बाद वाले 31 दिसंबर तक। शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल क्रेडिट करने डिसीज पार्टनर को। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 दिसंबर को। इसको पूरे को समझेंगे एक बार, तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। एक ही डेथ कब हुई है, 30 सितंबर को, और उसके करंट अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 450, और डेट ऑफ डेथ तक उसकी ड्रॉइंग्स कितने की थी, 3000। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 2000, और इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और पे करना है। तो ये तो रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। और ट्रेडिंग रिजल्ट्स बिफोर आईओसी कितने के, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। सरेंडर वैल्यू कितनी है, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन दिस डेट। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन रीड किया, अब एक एक करके समझते हैं। एक एक करके सारी क्लेम उसको देंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले उसको क्या देना होगा, कैपिटल अकाउंट। और ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, फिक्स कैपिटल का बैलेंस कितना है, 10,000। अब बाकी कुछ नहीं, बस आपको ये 10,000 समझ में आ रहा है या नहीं। चार्ज लगाओ। पॉज करना है, वीडियो रोकना, स्टॉप मत जाना, पॉज करना है।
कितने रुपए देने हैं, सबसे पहले इसके कितने रुपए देने थे बच्चों, 10,000, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिक्स कैपिटल का बैलेंस कितना था, 10,000। अब इसकी डेथ बताओ फटाफट से कब हुई है, 30 सितंबर को। कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये 30 सितंबर 22 और ईयर एंड कौन सा होता है, 31 दिसंबर। तो लास्ट यहां तक का हिसाब और क्या है, यहां इसकी डेथ हुई है, 21 होगा इससे पहले वाला, बोलो लेगा रह गया अभी भी। अब इसको कितने पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता मैं, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो 9 मंथ्स का, क्योंकि इसकी डेथ कब हुई है, 9 महीने बाद। अब इस क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन लिख दी जिसकी वजह से ये पूरे साल का देना पड़ेगा। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कब देना, कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ, जब उसकी डेथ हो जाए उसके बाद वाले 31 दिसंबर तक का दे देना। अदरवाइज हम प्रॉफिट का शेयर और सब कितने टाइम का देते हैं बच्चों, 9 महीने का, लेकिन अब मुझे इसका पूरे साल का देना है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक का देना, 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद के 31 दिसंबर तक का पूरा दे देना। तो कुल मिला के कहना चाह रहे हैं जिस साल में डेथ हो उस साल का भी पूरे का देना है। अदरवाइज में कितने का देता, 9 मंथ्स का। आगे अभी क्वेश्चन आएंगे सब में क्या देंगे, अप टू द डेट ऑफ डेथ, लेकिन इसमें क्यों देना है पूरा, लिखा हुआ है, मैं क्या करूं। तो 10,000 पर कितना इंटरेस्ट था, 10%, कितना हो गया, इसमें कोई दिक्कत, पक्का, दो बातें समझ में आ गई। पूरा 10% क्यों दिया, 9/12 क्यों नहीं किया, क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फॉलोइंग इज डेथ, ठीक है। बोलो बच्चों, अब हम गुडविल की बात करते हैं, किसकी, गुडविल। कहां पर लिखा हुआ है गुडविल वाला पॉइंट, बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट। पहले इसको साफ कर दूं कचरे को, अब कचरे को साफ करने पे ये उठ के जाने लगी, बताओ कचरा मतलब ये वाला बी। द अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर क्या होगा, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। तो एवरेज लेना है किसका, 3 का, और वो भी कब लेना, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जानबूझ के यहां पर छुपन छुपाई करने की कोशिश की जा रही है। आफ्टर यहां लिखा है, बच्चा पॉइंट पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, बाद में कौन सा आफ्टर याद रहना है, और यहां क्या लिख दिया, ये प्रॉफिट जो दे रहा हूं वो बिफोर है। तो पहले इनमें से क्या चार्ज करो, बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी है, 10 6 16 और 4 20, तो 20,000 का 10% कितना आ गया, 2,000। तो पहले इन प्रॉफिट्स में से क्या माइनस करो, जो ये प्रॉफिट्स दिए हुए ना क्वेश्चन ने। अच्छा प्रॉफिट्स और देखो कौन कौन से साल के दिए हुए, बनवाओ एक बार टाइमलाइन, 19 20 21 और 22, 2019 20 21 22, बताना जरा कितने कितने, 19 के कितने हैं, 9640, आगे फिर फिर पक्का। अब कौन से 3 साल का एवरेज लेना है, डेथ कब हुई है, डेथ डेथ 30 सितंबर 2022 जो यहां आएगा। अब क्या मैं ये वाले 3 लूं या ये वाले 3, पढ़ते हैं ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ को एंड होने वाले 3 साल। तो डेथ ये हुई है, इससे पहले वाले 31 दिसंबर तक के 3 साल कौन से हैं, ये वाले। तो इन 3 का एवरेज लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कहां का देना है, यहां तक का नहीं, वो फॉलोइंग इज डेथ तक का देना है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर जो डेथ से पहले वाले 3 साल है उसका। तो इन 3 का लेना है, कितना आ गया है, पक्का। इसमें से माइनस क्या होगा, ये 3 साल वो वाले ही लिए मैंने, 9640 6720 7640, किसको नहीं लिया, इस वाले। इसमें से आईओसी माइनस किया पहले 2000, तो ये आ गया टोटल, बोलो 7640 4, ये क्या आ गया, 2-2 हजार माइनस करके ये वाली अमाउंट आ गई।
इसका टोटल कितना आ गया 18,000, एवरेज कितना आ गया 6,000, और गुडविल किससे करनी थी 2 इयर्स परचेज, तो गुडविल वापस कितनी आ गई 12,000। अब 2 इयर्स परचेज से ना एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इंटू 2। अब 12,000 में हमसे सिर्फ एक अकाउंट पूछा है इसने क्वेश्चन में, तो ए का शेयर कितना आएगा 6,000, जो बी और सी किस रेशो में आ जाएंगे गेन रेशो में। ये किस हेडिंग के अंदर नहीं है, पी एंड एल हेडिंग में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल से दिया जाएगा। गुडविल की एंट्री तो अलग होगी ना, बी सी डेबिट टू ए, पक्का गेन रेशो में आ जाएंगे वो, तो इसने एक साथ ही कर दिया। 6,000 समझ में आ रहा है, गुडविल निकाली, और गुडविल पूरी मत कर देना, उसका शेयर 12,000 में 6,000, गुडविल 12,000 आई थी, उसका शेयर क्या था 1/2, 1/2 था ना, 211 श्योर। अब उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, प्रॉफिट का शेयर कैसे दूं, इस साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, देता तो मैं इसका 9 मतलब इतना पूरे साल का 3670 है, तो मैं कितने का देता 3670 इंटू 9/12, फिर उसका शेयर देता। बट ये कह रहा है कि क्या करना है, फॉलोइंग इज डेथ, क्या क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देने हैं 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। एक्चुअली तो यहाँ पर डेथ हुई है, तो हमें यहाँ इस साल के प्रॉफिट पता ही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन की वैसे रिक्वायरमेंट है कि हिसाब कब कर रहे हैं उसका, भले ही डेथ यहाँ हुई है तो भी हिसाब कब करना है यहाँ, तो यहाँ पर तो इस साल के पता लग जाएंगे ना। तो 3670 का कितना दे दो, आधा, कितना है इस साल का प्रॉफिट, सॉरी आधा नहीं, एक चीज गलत होगी, 3670 में से भी पहले क्या जाएगा आईओसी, और बचे हुए का क्या दे दिया आधा। 3670 क्या है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है ना, तो बचे हुए का आधा कितना आ गया 835। अब जो मेन बात है जिसके लिए क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या है जीएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसीज है 10,000 10,000 10,000, सरेंडर वैल्यू कितने की है 20% ऑफ सम एश्योर्ड, कितने की है 2,000। अब एक ही डेथ हुई है, तो एक तो ये इसमें शेयर चाहिए और एक इन दोनों में, तो 14,000 में उसको क्या चाहिए शेयर, 10 और 4 14 में कितना शेयर चाहिए 7,000, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में उसको कितना चाहिए 7, पक्का। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 2,000 की, तो एक ही चीज है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है 2,000, और उसका शेयर कितना है 1,000, पक्का। पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं लिखो ना, आपको क्या लिखना है रिवैल्यूएशन। उसके बाद उसके करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था 450, कब 31/12/21 को, डेथ उसकी यहाँ हुई है, यहाँ का बैलेंस बता रहे, और उसके बाद में उसने कितने की ड्राइंग्स कर ली 3,000 की, तो करंट अकाउंट में पहले तो बैलेंस था 450 और ड्राइंग्स कर ली 3,000 की, तो डेबिट बैलेंस रह गया कितने का 2550, तो वो उसकी कैपिटल में से क्या कर दिया इसने चार्ज, और बचा हुआ किसको दे देंगे एग्जीक्यूटर को। ये किससे आया बैलेंसिंग फिगर्स, पक्का कर लोगे। अब बाकी कल करेंगे, कल ये दोनों यूनिट समाप्त। बाय बाय, लव यू, बाय, सी यू। बताओ, पाजी कह रहे हैं लव यू बोला ही नहीं, पाजी को मैं लव यू सुनने के आया था क्या